हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का इंग्लिश का एनुअल एग्जामिनेशन का सैम्पल पेपर। ठीक है, इससे पहले मैंने मैथ्स और साइंस का अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या फिर मेरे वीडियोस को आप स्क्रॉल करने से भी आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को पता है, जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है वो आपका 60 मार्क्स का होता है। और इंग्लिश के पेपर में आपके रहेंगे 3 सेक्शंस। पहला सेक्शन ए में रीडिंग होगा, जो अनसीन पैसेज होता है उसमें 2 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे। और सेक्शन बी में होगा आपका कुछ एप्लीकेशन राइटिंग हो सकता है, पैराग्राफ राइटिंग, क्रिएटिव स्किल्स का होता है, और ग्रामर भी उसमें ऐड रहेगा। और लास्ट का जो सेक्शन सी है वो लिटरेचर पार्ट है। ये जो भी आपने स्टोरीज़ अपने बुक में आपने पढ़े हैं उन सब के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। इन सब का आंसर्स मैंने नीचे पीडीएफ बना के इसमें अटैच किया हुआ है। हम लोग वहीं से अभी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के जितने भी सैम्पल पेपर्स मैं अपलोड करूँ तो आप लोग से मिस ना हो। ठीक है, और रिवीजन में हेल्पफुल रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सेक्शन ए रीडिंग पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपका अनसीन पैसेज है। तो पहला पैसेज स्टार्ट करते हैं। द मैजेस्टिक हिमालयाज, the highest mountain range in the world, stretch across the northern border of India like a mighty serpent। तो ये जो हिमालयाज़ है हमारा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, और ये कहाँ पे है? हमारे इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर पे है ना। और ये किस तरह से? लाइक अ सर्पेंट का मतलब होता है स्नेक। रेंज का मतलब क्या होता है? एक माउंटेन नहीं, बहुत सारा इस तरह से माउंटेन्स, ऐसा बताया कि स्नेक की तरह हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर पे है। ये समझाने का इस लाइन में बताया गया। द स्नो कैप्ड पिक्स, और इसके जो ये पिक बोलते हैं, माउंटेन है ना, तो ये पोर्शन जो इसको पिक बोलते हैं, ये स्नो से पूरा ढका हुआ है। हाँ, पिक्स ग्लिस्टनिंग लाइक डायमंड्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डायमंड्स की तरह चमक रहे हैं इन द सन, जब इन द सनलाइट, जब सनलाइट उस पर पड़ते हैं ना, ऐसा लगता है वो डायमंड्स की तरह चमक रहे हैं। राइज अबव द लश ग्रीन वैलीज ऑफ फॉरेस्ट, और वहाँ पे फॉरेस्ट जो है ना बहुत सुंदर लगता है, पूरा ग्रीन कलर का है। द एयर इज़ क्रिस्प एंड क्लीन, जो हवा जो है ना बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत क्लीन है। फिल्ड विद द सेंट ऑफ पाइन एंड सीडार, वहाँ पे जो पाइन और सीडार ट्रीज़ मिलते हैं ना, उनके सेंट वहाँ पे हवा में पाए जाते हैं। एज द सन राइजेज द माउंटेन्स आर बाथ इन अ गोल्डन लाइट, जैसे जैसे ही सन राइज होता है, सूरज उगता है, माउंटेन्स ऐसा लगता है कि वो बाथ नहा लिया हो गोल्डन लाइट में, है ना। पूरा मतलब सब जगह गोल्डन कलर का पहाड़ दिखने लगते हैं। एंड द साउंड ऑफ द विंड रस्टलिंग थ्रू द ट्रीज क्रिएट्स अ शूटिंग मेलोडी, और जो ट्रीज़ के बीच से जो जब हवा पास होता है ना, तो ऐसा साउंड आता है ना, ऐसा लगता है कि वो म्यूज़िक बज रहा हो। सूदिंग मतलब जो कान को सुन के अच्छा लगे, मेलोडी मतलब म्यूज़िक। ठीक है। इन द इवनिंग्स द स्काई इज़ पेंटेड विद ह्यूज ऑफ पिंक, और शाम के समय स्काई कैसा लगता है देखने में? पिंक कलर का हो जाता है, ऑरेंज एंड पर्पल कलर का भी दिखने लगता है, मिक्सचर हो जाता है। ब्रेथ टेकिंग सनसेट दैट लीव्स ऑन लुकर्स पेनलोन, और वो देखने में इतना सुंदर लगता है कि जो लोग भी उसको देख रहे होते हैं ना, वो स्पेल बाउंड हो जाते हैं, मतलब उसमें मुग्ध हो जाते हैं। ठीक है, उनको बहुत कैप्टिवेटिंग लगता है वो सीनरी। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं, वो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला देखो, व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? तो ये फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ था, द हिमालयाज। व्हाट इज़ द अपीयरेंस ऑफ द स्नो कैप्ड पिक्स इन द सनलाइट, वो कैसा दिख रहे थे? दे ग्लिस्टन लाइक डायमंड्स, वो डायमंड्स की तरह दिख रहे थे। व्हाट सेंट फील्स द एयर इन द हिमालयाज? हिमालयाज में क्या चीज़ का सेंट फैला हुआ था? तो द सेंट ऑफ द पाइन एंड सीडार ट्रीज़ का। व्हाट हैपन्स टू द माउंटेन एज द सन राइजेस? जैसे सन राइज होता है माउंटेन्स को क्या हो जाता है? ऐसा लगता है माउंटेन्स से बात किया हो गोल्डन लाइट में। व्हाट इज़ द अपीयरेंस ऑफ द स्काई इन द इवनिंग में? कैसा लगता है स्काई? ऐसा लगता है कि उसको पेंट कर दिया हो, किन किन कलर से? पिंक, ऑरेंज और पर्पल से। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 मार्क्स का अनसीन पैसेज। और एक आंसर पैसेज है, इसको भी देख लेते हैं। विद द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये यहाँ पे आपका एक पाई चार्ट दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। और इस पाई चार्ट में देखो कुछ 10% है प्रोटीन, ये सारे अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे अलग अलग कितना परसेंटेज हमें लेना चाहिए, ये बैलेंस डाइट का पाई चार्ट है, उसमें हमें दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें देखो यहाँ पे साइड में क्या लिखा है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, एक कॉलम में प्रोटीन है, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स है, और फैट्स दिखाए गए हैं इस पाई चार्ट में। और एक पैराग्राफ भी दिया गया है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखो, a balanced diet is essential for overall health, incorporating a variety of food groups।
तो बैलेंस डाइट जो होता है ना, ये बहुत ही एसेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी होता है ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारा हेल्थ अच्छा हो, ओवरऑल अच्छा हो। इनकॉर्पोरेटिंग अ वैरायटी ऑफ, इसमें बहुत सारे फूड ग्रुप्स होते हैं, हमारा मतलब ओवरऑल हेल्थ अच्छा होने के लिए कुछ फूड ग्रुप्स होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन एंड मिनरल्स हो गया, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, ये सब अलग अलग फूड ग्रुप्स अगर हम सही क्वांटिटी में लेंगे तो हमारा हेल्थ जो है ना वो ओवरऑल अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स प्रोमोटिंग वाइटैलिटी। फ्रूट्स और विटामिन जो होते हैं ना वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन सोर्सेस जैसे कि लीन मीट्स हो गया, बीन हो गया, नट्स हो गए, ये सारे हमारे मसल्स डेवलपमेंट में काम आते हैं। हेल्दी फैट्स फाउंड इन एवोकाडोज और ऑलिव ऑयल में, ये हमारे बॉडीली फंक्शंस को ठीक करते हैं। और फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स से जैसे कि होल ग्रेन्स हो गए, है ना, इन सब से क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और हमें एनर्जी मिलता है। कंबाइनिंग दीज एलिमेंट्स एंश्योर्स अ वेल राउंड डाइट सपोर्टिंग ऑप्टिमल वेलबींग। और इन सब एलिमेंट्स को, अगर इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से कंबाइन करके एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ले तो हमारा ओवरऑल जो हेल्थ है ना वो ठीक हो जाएगा, प्रॉपर वेलबींग होगा मतलब। तो इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है, इसको हम सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मेन पर्पस क्या हुआ, तो इससे हमें क्या समझ आया, हम लिखेंगे द मेन पर्पस ऑफ अ बैलेंस डाइट इज़ टू एंश्योर अ ओवरऑल गुड हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ ही तो अच्छा करना है ना, तो यही आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट था आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड्स एसेंशियल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ये होगा विटामिन और मिनरल्स। ठीक है। फिर देखो आंसर ट्रू और फॉल्स, आपको आंसर देना है ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो इंक्लूडिंग 40% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर बैलेंस डाइट इज़ क्रूशियल फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। तो हमारा बैलेंस डाइट में 40% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ग्रोथ के लिए। दीज न्यूट्रिएंट्स रिच फूड्स प्रोवाइड एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि ओनली इसका रहने से तो होगा नहीं ना, बाकी चीज़ों भी चाहिए प्रॉपर डेवलपमेंट होने के लिए, है ना। ओनली आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 40% लोगे तो होगा क्या, है ना। बाकी आपको प्रोटीन चाहिए होगा, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा, बाकी चीज़ें होने से ही होगा, तो इसलिए ये आपका फॉल्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, फिर आंसर करना है क्या क्वेश्चन दिया गया। पहले देखो, प्रोटीन सोर्सेज सच एज लीन मीट, बीन्स, नट्स डू नॉट सपोर्ट मसल डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट है स्टेटमेंट, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स लाइक होल ग्रेन्स कंट्रीब्यूट टू डाइजेस्टिव हेल्थ एंड सस्टेन एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया नीचे, मेंशन व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो पहला वाला इनकरेक्ट होगा, क्योंकि देखो प्रोटीन तो मसल ग्रोथ को सपोर्ट करता है ना, तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट सपोर्ट, तो ये हो गया इनकरेक्ट आपका। और फाइबर रिच जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, ये हमारे एनर्जी लेवल्स को सस्टेन करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये होगा करेक्ट। ठीक है। और लास्ट में एक दिया है द सिनोनिम ऑफ आइडियल फ्रॉम द पैसेज में से सिनोनिम का आपको आइडियल का सिनोनिम लिखना है, मतलब सेम मीनिंग क्या होगा, ऑप्टिमल। ठीक है, मतलब लगभग। आइडियल मतलब आइडियल ग्रोथ मतलब लगभग ग्रोथ होने के लिए, ऐसा मतलब। तो ऑप्टिमल का मतलब भी होता है लगभग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में हमारा है क्रिएटिव राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शंस, जो कि है 25 मार्क्स का। पहला है आपका नोटिस राइटिंग। देखो, यू आर अरिंदम या फिर ऐश्वर्या, मान लो आपका नाम अरिंदम है, ऐश्वर्या है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 फ्रॉम XYZ पब्लिक स्कूल। मान लो आपका स्कूल का नाम है XYZ पब्लिक स्कूल, जो कि है चंडीगढ़ में। यू हैव फाउंड अ ब्लू मिल्टन वाटर बॉटल इन स्कूल का प्लेग्राउंड में आपको एक ब्लू कलर का वाटर बॉटल मिला है, जो कि जिसका ब्रांड है मिल्टन। राइट अ नोटिस इन 50 to 80 वर्ड्स, आपको एक नोटिस लिखना है। तो जब भी आपका नोटिस राइटिंग आएगा, आप सबसे पहले क्या करोगे, एक कैपिटल लेटर्स में सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ नोटिस, उसके बाद होता है आपका स्कूल का नाम और साइड में एड्रेस, और यहाँ पे लिखोगे डेट। उसके बाद ये लॉस्ट एंड फाउंड का था ना, तो आप लोग लिखोगे लॉस्ट एंड फाउंड। उसके बाद देखो आपको क्या लिखना है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म डैट ब्लू मिल्टन वाटर बॉटल हैज़ बीन फाउंड इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। द ओनर ऑफ द बॉटल इज़ रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट इन फ्रॉम द स्कूल ऑफिस। प्लीज़ ब्रिंग प्रूफ ऑफ ओनरशिप फॉर वेरिफिकेशन। ऐसा एक ब्लू कलर का मिल्टन मिला है स्कूल का प्लेग्राउंड में, और जो कोई भी ये जिसका भी ये बॉटल है वो स्कूल का ऑफिस में आके कलेक्ट कर सकता है। और मगर ये वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका ही है। ठीक है। और लास्ट में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक ही बॉक्स में आप लोग करना, यहाँ पे PDF की वजह से अलग हो गया था। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द स्कूल ऑफिस। ठीक है। और इशूड बाय, मान लो आपका नाम ऐश्वर्या क्लास 6, आपका स्कूल का नाम नीचे। ठीक है।
इस तरह का फॉर्मेट चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले आप लोग नोटिस लिखना, फिर स्कूल का नाम और इधर डेट, फिर लॉस्ट एंड फाउंड लिख के जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है यहाँ दे के आपका नाम लास्ट में लिख देना, इशूड बाय जिसने भी ये लिखा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड कॉल फ्रॉम कौन बनेगा करोड़पति मैनेजमेंट टीम फॉर योर फादर टू इन्फॉर्म हिम ऑफ हिज सिलेक्शन। एक अनएक्सपेक्टेड मान लो कॉल आया, एक टीवी सीरियल है ना कौन बनेगा करोड़पति, वहाँ से आपके पापा के लिए क्या मतलब उसमें बताया गया कि आपके पापा को वहाँ पे सिलेक्शन हो गया है और आपने फ़ोन उठाया था। योर फादर इज़ पोस्टेड इन अ प्लेस वेयर कॉल इज़ नॉट पॉसिबल। और आपके पापा एक ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे मतलब कॉल वहाँ पे मान लो कि कॉल उठाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे मतलब फ़ोन का कोई सिस्टम ही नहीं है मान लो, ठीक है। आउटडेटेड जगह पे उनका पोस्टिंग है और वहाँ पे काम करते हैं, तो कॉल कहाँ आएगा, आपके घर पे आएगा। फिर तो आपने फ़ोन उठाया और आपने बात किया उन लोगों से, फिर राइट अ मैसेज फॉर हिम, तो आपको एक मैसेज लिखना है अपने पापा को ये इन्फॉर्मेशन देते हुए कि ऐसा करके आपका एक कॉल आया था और उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इसमें आपको पूरा लेटर की तरह नहीं लिखना है, यहाँ पे ऊपर में बस मैसेज फॉर डैड लिख दे सकते हो, फिर लिखोगे डैड आई रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड कॉल फ्रॉम द कौन बनेगा करोड़पति टीम टुडे। सेम लाइन लिखा हुआ जो क्वेश्चन में था, है ना, उसको आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना होता है, शॉर्ट में लिखना होता है कि मुझे एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया था कौन बनेगा करोड़पति से आज। दे इन्फॉर्म, उन लोगों ने इन्फॉर्म किया कि मी डैट यू हैव बिन सिलेक्टेड फॉर द शो, कि आपको शो के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। दे वर ट्राइंग टू रीच यू, वे लोग आपको कांटेक्ट करना चाह रहे थे, बट सिंस यू आर इन अ प्लेस वेयर कॉल आर नॉट पॉसिबल आई थॉट आई वुड लेट यू नो। और सिंस आप ऐसे जगह पे रहते हैं कि वहाँ पे कॉल पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो लोगों ने यहाँ पे कॉल किया और मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ सच एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आई विल मेक श्योर टू स्टे इन टच विद देम फॉर एनी फर्दर डिटेल्स। और बाद में अगर कुछ वो लोग यहाँ पे कुछ फर्दर डिटेल्स के लिए कॉल करेंगे तो मैं उनका टच में ज़रूर रहूँगा। फिर अपने पापा को बोलो कॉन्ग्रेचुलेशंस डैड, कांट वेट टू हियर फ्रॉम यू, और आपका मैसेज के लिए मतलब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर विथ लव लिख के आप अपना नाम यहाँ पे लिख दे सकते हो, ठीक है। तो जो भी मैसेज दिया रहेगा ना, जो क्वेश्चन में रहता है ना, वही पार्ट आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा एक दो लाइन करके इंक्रीज़ करके लिख देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई करना है। तो इसमें तो आपको मतलब या तो स्टोरी राइटिंग करना है या तो आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोरी राइटिंग दिया गया था। राइट अ स्टोरी ऑन द गिवन आउटलाइन इन 50 to 80 वर्ड्स, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो इसका आपको एक सुटेबल टाइटल भी देना पड़ेगा। टुडे इज़ द बेस्ट डे, आज बहुत अच्छा दिन है। यू आर गेटिंग ड्रेस्ड फॉर स्कूल, आप अपने स्कूल के लिए मतलब तैयार हो रहे हो। योर मदर हैज़ कुकड योर फेवरेट डिश, आपकी मम्मी ने आपकी फेवरेट डिश बनाई है खीर पूरी। ड्यूरिंग लंच योर फ्रेंड्स गैदर्ड अराउंड यू, और लंच के समय आपके फ्रेंड्स पूरा आगे पीछे बैठ गए थे, ठीक है। तो इसके बाद डॉट 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 दिया, मतलब इस स्टोरी को आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। देखो जैसे कि ये 5 मार्क्स था और इसमें आपको तो ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखो इसका टाइटल तो हमें देना भूल गए, टाइटल आप लोग लिख देना जैसे कि माय बेस्ट डे ऑफ स्कूल, ऐसे लिख सकते हो, है ना। माय बेस्ट डे ऑफ स्कूल आपका टाइटल हो जाएगा। फिर स्टोरी देखते, देखो टुडे इज़ द बेस्ट डे एज आई गॉट ड्रेस्ड फॉर स्कूल आई फेल्ट अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मैं स्कूल के लिए जब तैयार हो रही थी। माई मदर हैड कुकड माई फेवरेट डिश, मेरी मम्मी ने मेरा फेवरेट डिश बनाया था खीर और पूरी ब्रेकफास्ट के लिए। द स्वीट एरोमा फिल्ड द हाउस मेकिंग मी इवन मोर ईगर टू स्टार्ट द डे, और पूरा रूम जो है ना वो खीर का सुगंध से भरा हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा फेवरेट चीज़ का स्मेल आ रहा था और मुझे अपना दिन स्टार्ट करने का स्कूल जाके मुझे बहुत ईगरली वेट कर रही थी। एट लंच के समय माई फ्रेंड्स गैदर्ड अराउंड मी टू शेयर द डिलीशियस फूड, लंच के समय मेरे फ्रेंड आगे पीछे भीड़ लगा दिए थे उन लोग मेरा डिलीशियस फूड शेयर करके खाने के लिए। वी लाफ्ड जोक्ड एंड सेवर्ड एवरी बाइट टुगेदर, हमने साथ में हंसा जोक किया, है ना, आपस में बहुत बातें किए, खुशियाँ मनाया। और फिर सेवर्ड मतलब वो जो डिलीशियस फूड उसकी मम्मी ने भेजा था खीर पूरी, उसको ईच बाइट का रेलिश करना, ईच बाइट उन लोगों ने साथ मिलकर खाया टुगेदर और बहुत मज़े किए। द जॉय ऑफ शेयरिंग सच अ स्पेशल मील विथ फ्रेंड्स मेड दिस डे, जो इतना स्पेशल मील उसने अपने दोस्तों के साथ मैंने अपने दोस्तों के साथ जो एन्जॉय किया, ये मेरा डे बहुत ही अनफॉर्गेटेबल हो गया था। एंड आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर वन, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ ऐसे, और आज के लिए इससे बेटर आज कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए,
ठीक है। तो इस तरह से आप एक छोटा सा स्टोरी लिख दे सकते हो। या तो और है, आप एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। जैसे मान लो एप्लीकेशन में दिया गया है यू आर जोयिता, आपका नाम जोयिता है तो जॉयदेव है। यू हैव टू accompany योर पेरेंट्स टू दिल्ली टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट फैमिली फंक्शन। आपको अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली जाना होगा एक इम्पॉर्टेंट फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो राइटर एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल को लिखना है, उनसे आपको 1 वीक के लिए आपको लीव चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल, है ना, फिर आपका जो स्कूल का नेम लिखोगे, फिर स्कूल का एड्रेस, एक साथ ये सारा रहेगा। उसके बाद जो कि ये फॉर्मल एप्लीकेशन है, आप लिखोगे उसके बाद सब्जेक्ट में लिखेंगे हम लीव एप्लीकेशन फॉर अटेंडिंग अ फैमिली फंक्शन, ठीक है। फिर रेस्पेक्टेड सर या मैम, जो आपको ठीक लगे आपके स्कूल के हिसाब से लिख देना। फिर देखो आई एम जोयिता लिखो या तो जॉयदेव, जो है ना, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6C रिक्वेस्टिंग परमिशन टू टेक लीव फॉर 1 वीक। मैं आपसे परमिशन मांगता हूँ ताकि मुझे 1 वीक का लीव मिले। और कहाँ से कब तक, आपको डेट मेंशन करना ज़रूरी है। 21 अक्टूबर से 21 फरवरी से 27 फरवरी तक। आई नीड टू accompany माई पेरेंट्स टू दिल्ली, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली जाना है फॉर इम्पॉर्टेंट फैमिली फंक्शन। तो लास्ट में फिर से आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर द मेंशन पीरियड, जो ऊपर मेंशन किया गया था। आई एश्योर दैट आई विल कैच अप विद माई मिस लेसन्स, और मैं एश्योर करता हूँ जब मैं वहाँ से आ जाऊँगा तो जो भी लेसन्स मेरे मिस्ड होंगे मैं वो सब अच्छे से फिर से जल्दी ही कवर अप कर लूँगा। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। फिर योर सिंसियरली आपका नाम लिखना है, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये डू एज डायरेक्टेड, मतलब यहाँ से आपका आ गया ग्रामर पोर्शन। देखो पहला है, देखो प्रभात, फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म आपको लिखना है। पास्ट परफेक्ट फॉर्म क्या होता है वो पहले आप समझ लो। जैसे कि देखो, जैसे कि ईट है वर्ड, है ना, ईट ये हो गया आपका प्रेजेंट, और एट क्या होता है पास्ट, और हैड ईटन, है ना, हैड ईटन जो वर्ड है ना, जो थर्ड में आता है, ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी पास्ट परफेक्ट। तो इसी में यही फॉर्म आपको सब जगह लिखना है। या तो हैड लगेगा सब में, हाँ हैड लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। जैसे कि हैड तो लगेगा ही, और हैड ईटन लग जाएगा, है ना। मान लो गो से पकड़ते हैं, गो, फिर गो हो गया आपका प्रेजेंट, वेंट हो गया पास्ट, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, गॉन होता है ना, है ना, ये तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं इसको, पास्ट पार्टिसिपल को। फिर जब पास्ट परफेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, परफेक्ट पास्ट है ना, तो यहाँ पे लगेगा पहले हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ये गॉन, ठीक है। तो इसको ही कहते हैं पास्ट परफेक्ट। तो हम लोग ये यहाँ पे सेंटेंसेस सब देख लेते हैं। देखो पहला है प्रभात डैश ऑलरेडी डैश हिज होमवर्क। तो इन दोनों जगह में क्या होगा, प्रभात फिनिश का लिखना है, तो यहाँ हम लिख देंगे हैड, उसके ऑलरेडी के बाद हो जाएगा फिनिश, प्रभात हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, है ना। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट सूर्या डैश प्लेड फॉर ईयर्स बिफोर जॉइनिंग द स्कूल बैडमिंटन टीम, और यहाँ पे प्ले का आपका लिखना है। तो प्ले का पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैड प्लेड हो जाएगा, तो यहाँ पे हैड प्लेड लिखेंगे। देखो बाय द टाइम प्रभात अराइव सूर्या डैश था ऑलरेडी डैश, तो विन का क्या हो जाएगा, विन का वॉन होगा, तो हैड वॉन हो गया, है ना। द न्यू स्टूडेंट सूर्या डैश प्रभात नेवर, तो नेवर मीट है, नेवर तो आपको ऐसे ही ऐड कर देना पड़ेगा, मीट का हो जाएगा मेट, और उसके बस आगे हैड लगा देंगे, हैड नेवर मेट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट रहने से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट देखते हैं रोमन नंबर 2, कंप्लीट दिस वर्ड्स विद द करेक्ट वॉवल्स। आपको ये जो कुछ वर्ड्स दिए गए ना, इनके पीछे फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप लोग के बुक के चैप्टर से ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट वॉवल पुट करना था। तो यहाँ पे F-L था, ये तो आपका फॉल्क आर्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट वाला ये जो डैश दिया ना, ये आपका कल्चर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी बुक के आपके ग्रामर पोर्शन रहते हैं ना, वो सारा आप लोग एग्ज़ाम में करके जाना, ये सारे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें एग्ज़ाम में आप लोग के भी आ ही सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखते हैं अनस्क्रैम्बल द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इन कॉलम ए। ये कॉलम ए है इधर का, तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स है ना, इसका एंटोनिम्स लिखना, मतलब एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। तो टाइनी का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे अनस्क्रैम्बल करके दिया हुआ है, इसका हो जाएगा आपका ह्यूज। मैंने यहाँ पे सारा आंसर नीचे में किया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। देखो टाइनी का अपोजिट हो जाएगा इधर ह्यूज, है ना, फिर ह्यूज मतलब बड़ा। वंडरफुल का हो जाएगा टेरिबल, मतलब बहुत ही बेकार।
क्वाइट का हो जाएगा नॉइजी, है ना, क्वाइट का मतलब पता है ना बहुत शांत, नॉइजी मतलब बहुत हल्ला वाला जगह। टास्क मतलब कोई काम है, और उसका हो जाएगा पास टाइम मतलब कोई काम नहीं है, ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सर्कल द वर्ड्स। वर्ब्स क्या होता है, कोई भी एक्शन वर्ड्स को वर्ब्स कहते हैं, तो उसको आपको सर्कल करना है। एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। तो यहाँ पे आपका वाज डिस्कसिंग है वर्ब, है ना, डिस्कस कर रहे थे वो लोग, कुछ तो काम कर रहे थे, डिस्कस करना मतलब काम करना। और यहाँ पे हैड प्लेड में हो जाएगा मतलब उन लोग ने खेला, ये भी तो प्ले भी हो गया वर्ब। यहाँ पे हो जाएगा आपका हैड वॉन, और डिड तो होता है ना, डिड फील करना, और यहाँ पे भी डिड एक वर्ब होता है, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाज भी है आपका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद यहाँ पे हैड नॉट फेल्ट, ये आपका वर्ब है, ठीक है। इन सब में आपको सर्कल कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द सिनोनिम फॉर द वर्ड ब्रेव। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सेम वर्ड आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस पे दिए थे, तो ब्रेव का सेम क्या होगा, करेजियस होगा। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट डैश 14 अगस्त 1947। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन डालना है आपको इनमें से, तो ऑन होगा, है ना, ऑन 14 अगस्त 1947। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द एडजेक्टिव क्विक इनटू एडवर्ब। क्विक का एडवर्ब में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें एल वाई लगा देंगे। जब भी एडवर्ब में चेंज करना होता है हम लोग उसको एल वाई लगा देते हैं, है ना, तो वो एडवर्ब में चेंज हो गया मतलब क्विकली। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ टॉप, मतलब एंटोनिम मतलब अपोजिट, टॉप का क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, है ना, नीचे। वी सॉ डैश ऑफ लायंस, तो यहाँ पे आपको कलेक्टिव नाउन यूज़ करना है, तो क्या होगा, प्राइड होगा। प्राइड एक कलेक्टिव नाउन है, जब बहुत सारे शेर एक साथ रहते हैं तो शेरों के ग्रुप को प्राइड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका सेक्शन सी, रीडर है। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे आपके बुक के, तो ये है 25 मार्क्स का। तो यहाँ पे एक पोएम का कुछ लाइन्स दिया गया है, इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है। तो पहले पोएम के लाइन पढ़ लेते हैं, देखो। When blue dark turns to black, cold grass aches our feet, trees creep close, games over, night winds। तो ये इससे जो क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। गिव वन रीज़न वाई द ग्रास इज़ कोल्ड। आपको एक रीज़न बताना है कि ग्रास जो है ना वो ठंडा क्यों हो जाता है। द ग्रास, इस पोएम के हिसाब से ग्रास जो है कोल्ड है बिकॉज, क्योंकि ये शाम का समय हो गया, इट इज़ इवनिंग टाइम, और उस समय टेम्परेचर बहुत ही जल्दी ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण ग्रास जो है ना वो कोल्ड हो जाता है ना। कंप्लीट द सेंटेंस सूटेबली, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसको आपको फिल करना है। द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग, बच्चों का जो पाँव रहता है ना वो दर्द कर रहा होता है, ऐसा क्यों, बिकॉज द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग बिकॉज दे हैव बिन रनिंग एंड प्लेइंग बेयर फुट ऑन द कोल्ड ग्रास। वो लोग ठंडे ठंडे घास में बहुत समय से दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं और खेल रहे हैं, इसके कारण उनके पाँव में दर्द हो रहा था। वाई डज नाइट विन, नाइट कैसे जीत जाता है, क्यों जीत जाता है, नाइट विन्स बिकॉज, यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो इसको आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से आपको चूज़ करना है। बिकॉज टाइम फॉर प्ले हैज़ एंडेड, क्योंकि खेलने का समय जो था अब ख़त्म हो चुका है, रात हो गया, अब सबको खेला बंद करके अपने घर जाना है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो यहाँ पे भी एक एक्सट्रैक्ट दिया गया, पहले वो देख लेते हैं। अनलाइक अदर चिल्ड्रन शी कुड नॉट यूज़ हर हैंड्स इन द यूजुअल वे, बाकी दूसरों बच्चों की तरह अपने हाथों का यूजुअली वे यूज़ नहीं कर पाती थी। वाइल अदर स्मॉल हैंड्स ड्रू फिगर्स इन द सैंड और प्लक्ड वाइल्ड फ्लावर्स, शी वंडर्ड व्हाई शी कुड नॉट जॉइन देम। दूसरे बच्चे जो थे मतलब सैंड में फिगर्स बनाते हैं, है ना, फ्लावर्स तोड़ते हैं, मगर वो ये सब कुछ नहीं कर पाती थी, वो सोचती थी ऐसा वो कुछ क्यों नहीं कर पाती है। शी टू वांटेड टू होल्ड अ चॉक इन हर हैंड्स एंड ड्रॉ फिगर्स ऑन अ स्लेट, उसको भी मन करता था कि वो अपने हाथों में चॉक ले और स्लेट पे कुछ फिगर्स बनाए, है ना। तो इसके बेसिस पर क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अनलाइक अदर चिल्ड्रन मीन्स ईला वाज डैश, तो दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी, इसका मतलब क्या था, ईला कैसी थी, ईला वाज डिफरेंट, वो सबसे थोड़ा सा अलग थी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कुड ईला हैव फेल्ट व्हेन शी कुड नॉट जॉइन अदर्स इन थिंग्स दे डिड, तो ईला को कैसा लगता था जब वो दूसरे बच्चों को ज्वाइन नहीं कर पाती थी, बाकी काम जैसे दूसरे बच्चे कर रहे होते थे उसमें ईला जाके नहीं कर पाती थी, तो उसको कैसा फील होता था। तो आपका 2 मार्क्स का, ईला फेल्ट, उसको बहुत ज़्यादा सैड फील होता था, आइसोलेटेड, बहुत अकेला फील करती थी, आइसोलेट मतलब अकेला फील करना। एज शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, उसको लगता था वो दूसरों से डिफरेंट है और वो अपने हाथों को भी ज्वाइन नहीं कर सकती थी और इस तरह से कोई काम नहीं कर पाती थी।
नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबल सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना विद सुटेबल रीज़न। तो सेंटेंस क्या है पहले देख लेते हैं। ईला कुड नॉट ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्लेट बिकॉज स्लेट पे ईला कुछ भी फिगर्स नहीं ड्रॉ कर पाती थी क्योंकि बिकॉज शी वॉज बॉर्न विथ हर हैंड्स हैंगिंग लूज बाय हर साइड। उसका जो हाथ था ना उसका बस जन्म से ही बहुत लूज था और हैंगिंग बस ऐसे लटकता रहता, उस पर कोई ये नहीं था, उसका कोई ताकत नहीं था। एंड शी कुड नॉट यूज़ देम, और उसको ज्वाइन भी नहीं कर पाती थी, जैसे बाकी लोग ज्वाइन करके काम करते ना वो उठा नहीं पाती थी। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आंसर यानी 6 क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स है और 2 मार्क्स है, यानी 6 आपको यहाँ से आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको क्यों लगता है कि स्पोर्टिंग स्पिरिट होना चाहिए, खेलने का जोश होना चाहिए, है ना, इज़ इम्पॉर्टेंट। तो क्या स्पोर्टिंग स्पिरिट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एम्फसाइजेस फेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड इंटीग्रिटी इन गेम्स। इससे क्या होता है, हम लोग गेम्स को एकता साथ में मिलकर खेल सकते हैं और एक दूसरे के लिए ऐसा नहीं कि दूसरा अपोजिट टीम उसको हारना ही पड़ेगा तभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है ना। और गेम फेयरली तब हम खेल सकते हैं। In games, it helps players enjoy the experience while fostering a healthy attitude रहता है ना towards winning and playing। चाहे वो हारे चाहे वो जीते, एटलीस्ट वो लोग खेल का मज़ा ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एम ऑफ योगा। योगा का एम क्या है। द एम ऑफ योगा इज़ टू क्रिएट हार्मनी बिटवीन द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी माइंड और स्पिरिट के बीच में उसको यूनाइट करना। एनहेंसिंग फिजिकल हेल्थ, जिससे हमारा फिजिकल हेल्थ ठीक हो, मेंटल स्टेटस भी ठीक हो हमारा, इमोशनली हम बैलेंस रहे और डिसिप्लिन रहे। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कॉमन इन टॉयज़ मेड इन बाल मुरलीज विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला। इन दोनों में कॉमन क्या था। देखो, इन दोनों में कॉमन यही था कि बोथ द टॉयज़ मेड इन बाल मुरलीज विलेज, और जो कि टॉयज़ बाल मुरली के विलेज में बनाया गया था, और कोकोनट शेल क्राफ्ट जो कि केरला में, दोनों ही इको फ्रेंडली थे। विच आर मेड, दोनों कब मेड यूजिंग नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करते हुए बनाया गया था दोनों। जैसे कि सॉफ्ट वुड को कोकोनट का शेल से टू प्रोवाइड सस्टेनेबल एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, है ना। सस्टेनेबल मतलब बहुत दिनों तक चलने वाले। नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब्स द काइट इन द फर्स्ट 2 लाइन्स में पोएट ने जो द काइट पोएम था ना उसमें काइट को कैसे डिस्क्राइब किया है। द पोएट डिस्क्राइब्स द काइट एज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, कि काइट जो है कहाँ उड़ता है, बहुत आसमान में बहुत ऊंचा तक उड़ता है। कंपेयरिंग देम टू कलरफुल बर्ड्स से कंपेयर किया है। ठीक है, काइट्स को कलरफुल बर्ड्स से कंपेयर किया है। दिस इमेजरी क्रिएट्स अ विविड पिक्चर ऑफ काइट्स मूविंग ग्रेसफुली लाइक बर्ड्स इन द विंड। और ऐसा लगता था कि बर्ड्स जो है ना कितने ग्रेसफुली, कितने सुंदर तरीके से कलरफुल बर्ड्स आसमान में उड़ रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट, हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम्स इन बिगनिंग। प्रभात का जो स्टार्टिंग में एटीट्यूड था कोई गेम को लूज़ करना या जीतना, तो उसका गेम को कैसे ये करते हैं, गेम को एंजॉयमेंट करने में उसको कैसे इफेक्ट करता है। इन द बिगनिंग प्रभात एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग हैवीली इम्पेक्टेड हिज एंजॉयमेंट। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही हुआ, है ना। ही इज़ इंटेंस फियर ऑफ लूजिंग कॉज हिम टू ओनली पार्टिसिपेट इन गेम्स ही कुड इजीली विन। तो वो इतना ज़्यादा डर रहा था हारने से कि वो ऐसे गेम्स में उसने पार्टिसिपेट किया कि जिसमें वो बस जीत सकता है। ऐसा गेम्स में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया जिसमें उसको लग रहा कि थोड़ा भी वो हारेगा। नेक्स्ट, दिस मेड हिज अप्रोच हाईली कॉम्पिटिटिव एंड लिमिटेड हिज एबिलिटी टू फुल्ली, और इससे वो फुल्ली अपना एबिलिटीज़ को नहीं दिखा पा रहा था गेम्स में, क्योंकि वो डर रहा था हारने से। एंजॉइंग एंड प्लेइंग, और प्ले को वो एंजॉय भी नहीं कर पा रहा था डरने के हार से। इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग द फन एंड एक्साइटमेंट दैट गेम्स ब्रिंग, ही सॉ देम सोली एज अ चैलेंज टू अवॉइड लूजिंग विच डिमिनिश्ड हिज हैप्पीनेस। उसने देखा ही नहीं कि गेम्स खेलते वक्त हम कितना फ़न महसूस करते हैं और एक्साइटमेंट महसूस करते हैं। इंस्टेड वो इसके अलावा क्या देख रहा था, उसको डर लग रहा था कि कहीं वो हार जाएगा, है ना, और उसका हैप्पीनेस सारा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, When and where was नेशनल वार मेमोरियल established? कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में इन फरवरी 2019। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल वार मेमोरियल का क्या सिग्निफिकेंस है। नेशनल वार, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए भी। नेशनल वार मेमोरियल वॉज बिल्ट बाय द गवर्नर ऑफ इंडिया इन ऑनर ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स, हमारे ब्रेव सोल्जर्स के ऑनर में। ठीक है, और शहीद जो हमारे देश के लिए हो गए ना शहीद, उन लोग को मतलब सम्मान दिखाने के लिए ये नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया था। और ये लास्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। देखो, द डिज़ाइंस फॉर
वॉज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया था, नेचर और कल्चरल ट्रेडिशन से। ढोकड़ा मेटल क्राफ्ट इज़ वेरी ओल्ड, बहुत यूज़ है क्योंकि बहुत ओल्ड है, क्योंकि ये कितना पुराना है, इट इज़ 4000 ईयर्स ओल्ड मेटल क्राफ्ट है। अ बेस इज़ नीडेड फॉर कोकोनट शेल क्राफ्ट टू मेक इट स्मूथ, एक बेस चाहिए होता है कोकोनट शेल क्राफ्ट को स्मूथ करने के लिए, सॉफ्ट वुड जो है ना, क्या होता है, मक्कू। अ पेस्ट ऑफ टैमरिंड सीड, टैमरिंड होता है आपका इमली का बीज, है ना। एंड सॉडस्ट मतलब जब कारपेंटर लोग काम करते हैं, उसमें कुछ काम करते वक्त लकड़ियों का एकदम भूरा निकलता है ना, उसको ही सॉडस्ट कहते हैं। एंड कलर्स आर यूज टू मेक कोंडापल्ली टॉयज़, और कुछ कलर्स यूज़ किया जाता है कोंडापल्ली टॉयज़ को बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है, सॉरी चैप्टर नहीं, ये सैम्पल पेपर होता है फिनिश्ड। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। इसी तरह के और भी सैम्पल पेपर्स आप तक पहुंचते रहे, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन पेपर या फिर जब एग्ज़ाम्स होंगे तो मैं रियल क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, और कुछ कमेंट आपको बताना होगा कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको सैम्पल पेपर चाहिए, तो आप लोग ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।